गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। लास्ट लेक्चर में अपन ने कंटिन्यूस सीरीज के बारे में देखा था। उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज देखा था, दैट इज़ इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव एंड ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देन उसमें कन्वर्शन कैसे करना वो भी देखा। मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करना ये देखा था। अगर मिड पॉइंट या क्लास मार्क दिया होगा तो उसके ऊपर से सीरीज में कैसे कन्वर्ट करना ये भी देख लिया था अपन ने। देन अगर इंक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा तो उसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करना वो भी हमने देख लिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है आगे काम में आने वाली है, आगे के चैप्टर्स में काम में आने वाली है, ठीक है। एंड ये सारा होने के बाद मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको करने को, होमवर्क क्वेश्चन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 आपके नोट्स में दिया हुआ है। अगर आपके पास अभी एट प्रेजेंट नोट्स नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख ही रहा है, ठीक है ना। वी केयर फॉर यू, डोंट वरी, ठीक है। सो चलिए, हम आप आई होप आप सब ने क्वेश्चन किया होगा एंड अभी चेक करिए, अभी साथ में हम क्वेश्चन करती है तो चेक करिए आप, ठीक है। क्या बोला गया है फिर से एक बार क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा ऑफ सैंपल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 हाउस होल्ड टेकन फ्रॉम फैक्ट्री इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ 9 क्लासेस एंड विथ क्लास इंटरवल ऑफ डेटा 100। तुमको क्लास इंटरवल यानी क्लास लेंथ कितना मेंटेन करना है, 100 का रखना है। एंड नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ पे बोला गया है, नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ पे बोला गया 9 मेंटेन करने। कितने मेंटेन करने? 9, ठीक है ना। ऐसा हर टाइम बोला जाएगा कि नहीं? एज पर द रूल वी नीड टू मेंटेन एडुकेट नंबर ऑफ क्लासेस। एडुकेट यानी बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। जैसे यहाँ पे जैसे मिनिमम वैल्यू कितनी है पूरे डेटा में, आपने देखा होगा पूरे डेटा में लोएस्ट वैल्यू है 85 एंड हाईएस्ट वैल्यू 800 है। तो आपने ऐसा क्लासिफिकेशन कर दिया 85 टू सपोज 801, बोले एक ही क्लास बना दो, तो इस क्लासिफिकेशन को मतलब रहेगा क्या? इसको कुछ यूज़फुलनेस है? नहीं, इसका कोई यूज़फुलनेस है, कोई भी यूज़फुलनेस नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं बनेगा। तो हमको नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो एडिक्वेट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्लासेस एडिक्वेट। सपोज आप यहाँ पे जैसे मिनिमम वैल्यू 85 है एंड मैक्सिमम 800 है, तो अब यहाँ पे क्लासेस ऐसे बनाते हो लाइक 85 टू 185, 185 टू 285, 285 टू 385, 385 टू 485, 485 टू 585, 585 टू 685, 685 टू 785 एंड 785 टू 885। अब इसमें पूरा डेटा कवर तो हो जाएगा, आपके जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ है उतने सारे कवर तो हो जाएंगे, पूरा डेटा प्रॉपर तरीके से कवर हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या आएगा? एज पर द डेटा यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस कितनी चाहिए? 9 चाहिए। और आपने यहाँ पे अभी कितने बनाए? लेट अस चेक दैट, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके नंबर ऑफ क्लासेस कितने बने? 8 ही बने, 9 नहीं बने। क्वेश्चन में हमेशा नंबर ऑफ क्लासेस बनाने के बारे में दिया नहीं रहता है, बट हमारे क्वेश्चन में कंडीशन डाला है कि देयर शुड बी 9 क्लासेस, तो ये उसके साथ मैच नहीं करेगा। अगर वो 9 क्लासेस वाली कंडीशन नहीं रहती थी तो ये भी क्लासिफिकेशन करेक्ट रहता था। व्हाट आई एम सेइंग, ये भी यानी दिस ऑल्सो मे बी, दिस ऑल्सो भी करेक्ट अगर 9 क्लासेस का कंडीशन नहीं डाला रहता था तो। बट यहाँ पे कंडीशन डाला हुआ है तो ये क्लासिफिकेशन हमें चलेगा नहीं, बिकॉज हमारे नंबर ऑफ क्लासेस कितने बन रहे हैं? 8 ही बन रहे हैं, ठीक है ना। तो हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, सीधा नॉर्मल वे में हम जैसे क्लासिफिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। फिर हमको टैली मार्क्स लगाना है, उसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करना है। क्लासेस 0 टू 100, 100 टू 200, 200 टू 300, 300 टू 400, 400 टू 500, 500 टू 600, 600 टू 700, 700 टू 800। यहाँ पे हम रुक नहीं सकते बिकॉज 800 हमारे डेटा में वैल्यू है एंड द सीरीज इज एक्सक्लूसिव टाइप वेयर अपर लिमिट आर एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पे रुक के नहीं चला बिकॉज 800 यहाँ पे लास्ट क्लास में 700 टू 800 में 800 वैल्यू कवर नहीं होंगे बिकॉज दिस इज एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमको और एक क्लास बनाना पड़ेगा 800 टू 900, ठीक है। ये हमारी क्लासेस बन गई। अभी हम इसमें टैली मार्क लगाएंगे। एंड उसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करेंगे।
ये अपना बहुत बेसिक चल रहा है, बट इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमें एक बार फ्रीक्वेंसी के बारे में प्रॉपर आइडिया आना चाहिए, क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस, कैसे क्लासेस बनाए जाते हैं उसके बारे में प्रॉपर आइडिया आ गया तो आगे और क्लियर होती जाती है चीज़ें, आगे और सपोर्टिव होते जाता है ये क्लैरिटी। ठीक है, देखिए अभी हम टाइम मार्क्स लगाते हैं। मैं कॉलम वाइज जाता हूँ, मेरे को ज़्यादा इजी पड़ता है कॉलम वाइज, इसलिए कॉलम वाइज जाता हूँ। 170 कौन से क्लास में लगेगा? सेकंड क्लास में लगेगा। मैं एक बार इसको नंबरिंग दे देता हूँ, यानी आपको बोलने के लिए सही रहेगा। या तो वो क्लास में बोलेंगे तो मुझे कुछ समझेंगे नहीं वो क्लास में, है ना। तो हमारे नंबर ऑफ क्लासेस प्रॉपरली 9 हो चुके हैं, आपको अगर दिख रहा होगा नंबर ऑफ क्लासेस 9 हो चुके हैं। अभी हम टैली मार्क लगाते हैं। 170 सेकंड क्लास में लगा रहे टैली मार्क, देन 180 सेकंड क्लास में, 200 अप टू 100 थर्ड क्लास में लगेगा, बिकॉज एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो थर्ड क्लास में लगेगा। ठीक है ना, अपर लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड। देन 210 अगेन थर्ड क्लास में लगेगा। 430 फिफ्थ क्लास में हो गया फर्स्ट कॉलम। सेकंड देखते हैं 120 सेकंड क्लास में, 110 सेकंड क्लास में, 90 फर्स्ट क्लास में, 185 सेकंड क्लास में, 140 सेकंड क्लास में। ठीक है ना, जैसे अपन लास्ट लेक्चर में कर रहे थे वैसे हम टाइल मार्क्स लगा रहे। आगे का कॉलम लेते हैं। 350 फोर्थ क्लास में, 110 सेकंड क्लास में, 170 अगेन सेकंड क्लास में, 250 थर्ड क्लास में लगाएंगे, 300 वो लगाएंगे फोर्थ क्लास में। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। 550 सिक्स क्लास में, 600 सेवन्थ क्लास में लगेगा, बिकॉज अपर लिमिट है तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज है तो अपर लिमिट आर एक्सक्लूडेड, इसलिए सेवन्थ क्लास में लगेगा। देन 800 लास्ट क्लास में, 800 टू 900 की इसमें, 120 सेकंड क्लास, 400 फिफ्थ क्लास में। ठीक है, लग गया। आगे बढ़ते अगेन 400 आया फिफ्थ क्लास में, 350 जो है वो फोर्थ क्लास में, 190 सेकंड क्लास में, 5 कंप्लीट हो गए ये, 180 सेकंड क्लास में, 200 थर्ड क्लास में। हो गया कॉलम कंप्लीट। नेक्स्ट कॉलम लेते हैं। 140 सेकंड क्लास में, 500 सिक्स क्लास में, 170 अगेन सेकंड क्लास में, 350 जो है वो फोर्थ क्लास में लगेगा, 400 फिफ्थ क्लास में। ठीक है, तो सेकंड लास्ट कॉलम 350 फोर्थ क्लास में, 5 कंप्लीट हो गए, 450 जो है अगेन फिफ्थ क्लास में, 5 कंप्लीट हो गए अगेन। ठीक है, 630 सेवन्थ क्लास में, 110 सेकंड क्लास में, 210 थर्ड क्लास में। नाउ लास्ट कॉलम 85 फर्स्ट क्लास में, 200 थर्ड क्लास में, 170 सेकंड क्लास में, 250 थर्ड क्लास में एंड 305 फोर्थ क्लास में। हो गए हमारे सारे टैली मार्क लगा के। ठीक है, सारे वैल्यूज़ के टैली मार्क लगा के हो गए। 40 वैल्यूज़ थी, अगर देखेंगे फ्रीक्वेंसी की टोटल हमारी बराबर 40 आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने टैली मार्क लगाते हुए ध्यान से देखा होगा तो मैंने बराबर यहाँ पे गैप छोड़ी हुई है, सो दैट हमको ध्यान में आए, पहचान में आए कि ये 5 का बराबर सेगमेंट होते जा रहा है। ठीक है ना, देन ये 5 को निकल भी यहाँ पे गैप छोड़िए, ये 5 को निकल यहाँ पे गैप छोड़िए, तो थोड़ा सिस्टमेटिकली लगाए तो बेहतर रहता है, हमें समझ में अच्छे से आता है। नहीं तो ऐसे टैली मार्क लग रहे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए अपनी पटरी बैठाते हुए यहाँ से अपना कहाँ, दिल्ली तक के, नागपुर से दिल्ली तक के, नहीं ऐसा मत करो, प्रॉपर वे में टैली मार्क लगाओगे तो अगर आप दूर से भी देख रहे हो तो प्रॉपरली दिख रहा है, 5 के ब्लॉक्स दिख रहे हैं, देन उसको काउंट करने में भी ईजी जाता है। सो दैट इज़ द मेथड ऑफ टैली मार्क, है ना। टैली मार्क क्या है, इट इज़ अ मेथड ऑफ काउंटिंग इन अ ब्लॉक ऑफ 5, तो इसी के लिए हम टैली मार्क लगाते हैं। ठीक है, अभी फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करते हैं। फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 2 आ गई, सेकंड क्लास की 15, थर्ड क्लास की 7,
फोर्थ क्लास की 6, फिफ्थ क्लास की 5, सिक्स क्लास की 2 आ गई है, 7 क्लास की अगेन 2, 8 क्लास की 0, एक भी उसमें टेलीमार्क नहीं आया, लास्ट क्लास की 1। टोटल देख लीजिए 40 आती है के बराबर। टोटल देख लीजिए 40 आती क्या बराबर 40 आती, यानी समेशन एफ इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं पहले ही बोल रहा हूँ वेर एवर देयर इज अ फ्रीक्वेंसी एन बिकम समेशन एफ, एन क्या हो जाता है समेशन एफ हो जाता है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी बराबर 40 आ रही है एंड 40 हाउस होल्ड का डेटा था जिसका हमने प्रॉपरली कंटिन्यूस सीरीज में क्लासिफिकेशन किया है। आई होप सो सभी का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैच कर रहा होगा क्लासेस वाइज, खाली टोटल आना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने फ्रीक्वेंसी भी बराबर लगाए होंगे, दैट इज आई होप सो, ठीक है ना, बराबर इंडिविजुअल क्लासेस की फ्रीक्वेंसी भी बराबर तरीके से मैच कर रही होंगी। अभी यहाँ पे एक ध्यान दोगे कि जो 700 to 800 क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 0 है, यानी उसमें एक भी वैल्यू नहीं आई है, तो हम उसको क्या बोलते हैं एम्प्टी क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं एम्प्टी क्लास, उसको बोला जाता है एम्प्टी क्लास की, जिसमें कोई टेलीमार्क नहीं लगता है या कोई फ्रीक्वेंसी नहीं आती, कोई भी वैल्यू नहीं आती, दैट क्लास इज कॉल्ड एज एम्प्टी क्लास। हम वो क्लास को एम्प्टी क्लास बोलते हैं। तो जनरली वी अवॉइड एम्प्टी क्लास इन क्लासिफिकेशन, हम एम्प्टी क्लास को मेंटेन नहीं करते, हम अवॉइड करते हैं, बिकॉज क्लासिफिकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल। क्लासिफिकेशन जो है फ्लेक्सिबल है। हम यहाँ पे अगर 9 क्लासेस की अगर कंडीशन नहीं रहती थी तो हमने हो सकता था ये क्लास हमने सीधा सीधा 700 to 900 भी बना सकते थे, यानी यहाँ पे क्लास लेंथ इसका 200 रख सकते थे, बट क्वेश्चन में कंडीशन है कि क्लास लेंथ शुड बी 100 एंड देयर शुड बी 9 क्लासेस, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे ऐसे जैसा है वैसे ही रहने देंगे। बट जनरली वी डोंट मेंटेन एम्प्टी क्लास इन अवर क्लासिफिकेशन, हमारा जो भी क्लासिफिकेशन रहेगा उसमें हम एम्प्टी क्लास मेंटेन नहीं करते। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो हमने कंटिन्यूस सीरीज के क्लासिफिकेशन के बारे में सभी चीज़ें देख ली, रिगार्डिंग इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। ओपन एंड को क्लोज एंड में कैसे कन्वर्ट करते वो भी देख लिया, मिड वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते, मिड वैल्यूज के ऊपर से नॉर्मल क्लासेस कैसे फाइंड आउट करते, वो भी सारा सब कुछ देख लिया। तो ये सारा जो है क्लासिफिकेशन रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, इज इट क्लियर विथ एवरीवन? आई होप सभी ने होमवर्क किया होगा एंड सभी का ये बराबर मैच हुआ होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट भी रहा तो आप डेफिनेटली मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार हम थ्योरी देख लेते हैं, रूल्स क्या क्या फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन किया क्लासिफिकेशन करते समय कि कैसे क्लासिफिकेशन करना चाहिए, बट एक बार रूल्स भी एक बार पढ़ लेते सो दैट और पक्का अपना हो जाता है। अपनी मेथड ये रहेंगी कि पहले हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लेंगे, उसके बाद उसकी थ्योरी देखेंगे, सो दैट प्रैक्टिकल कर चुके हैं तो हमको थ्योरी और आसानी से समझ जाती है। देखिए अब पहला रूल क्या है, क्लासेस फॉर क्लासिफिकेशन शुड बी मेड सच दैट ईच डेटा कैन बी प्लेस्ड इन दोज क्लासेस। ऐसा नहीं कि एक आधा डेटा छूट गया, आपने प्रॉपरली क्लासिफिकेशन करना चाहिए सो दैट हर एक डेटा जो दिया है, हर एक वैल्यू जो दिया हुआ है वो हर एक वैल्यू कवर हो जाए दैट पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में। ठीक है, क्लासेस शुड बी मेड सच दैट द डेटा कैन बी प्लेस इन वन एंड ओनली वन ऑफ दीज क्लासेस। आपने क्लासिफिकेशन ऐसा करना चाहिए कि जिसमें डेटा शुड बी प्लेस इन वन एंड ओनली वन क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास में आना चाहिए, मल्टीपल क्लासेस में नहीं जाना चाहिए। कि जैसे हमने अभी जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, अगर आप उसमें देखोगे तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू उठा के देख लीजिए, पर्टिकुलर एक क्लास में जाती है, कोई मल्टीपल क्लासेस में नहीं जाती। जैसे 110 है, वो पर्टिकुलर कौन से क्लास में जाएंगी, सेकंड क्लास में ही जाएगी, दूसरे कोई भी और क्लास में नहीं जाएगी। कोई भी वैल्यू देख लीजिए, 630 जो है वो पर्टिकुलरली 700 to 800 600 to 700 की क्लास में जाएंगी और कोई दूसरे क्लास में नहीं जाएगी। 250 ये जो वैल्यू है ये पर्टिकुलरली 200 से 300 क्लास में जाएंगे और कौन से भी क्लासेस में नहीं जाएंगे। इसका मतलब ही क्या है कि ऑल क्लासेस शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सभी क्लासेस जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि अगर पर्टिकुलर वैल्यू एक क्लास में आ रही है तो वो कोई भी दूसरे क्लास में नहीं जाएगी, दैट मीन्स इट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऑल क्लासेस शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सारे क्लासेस जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। हर एक वैल्यू कोई पर्टिकुलर एक क्लास में आना चाहिए, मल्टीपल क्लासेस में नहीं जाना चाहिए। जैसे आपके लेक्चर्स है दोज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कैसे क्या कि जैसे आपके जब लेक्चर्स चलते हैं है ना, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, अकाउंटेंसी है, तो इसके जो लेक्चर्स चलते हैं आपके 2 कान दिए भगवान ने
तो दोनों लेक्चर्स एक साथ देखते हो क्या? अगर वीडियो क्लास भी होगा तो दोनों, एक बोले आधी स्क्रीन इसकी लगा आधी स्क्रीन उसकी लगा बोले, और दोनों कान में अलग अलग ईयरफोन डाल के सुनोगे क्या? नहीं, इतने भी हम एडवांस नहीं, इतने भी मल्टीटास्किंग नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हम एक ही टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, एक ही लेक्चर्स को सुनते हैं। तो अगर मैथमेटिक्स का लेक्चर हो रहा होगा तो आप स्टैट्स नहीं देखते, स्टैट्स का लेक्चर चल रहा होगा तो अकाउंटेंसी नहीं चलेगा, अकाउंटेंसी चल रहा होगा तो और कोई दूसरा लेक्चर नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है? आप एट ए टाइम एक ही लेक्चर को सुनते हो, एक ही लेक्चर को देखते हो। दैट मीन्स ऑल लेक्चर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक पर्टिकुलर लेक्चर चल रहा होगा तो बाकी कोई भी लेक्चर्स नहीं चलेगा। इसी प्रकार से इन फॉर्मिंग क्लासेस, ऑल क्लासेस शुड बी फॉर्म लाइक दे ऑल शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वो सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, सो दैट हर एक वैल्यू को तो भी एक ही क्लास में जाना चाहिए, ना कि मल्टीपल क्लासेस में जाना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर विथ यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ डाटा पुट इन पर्टिकुलर क्लास बी ऑफ सिमिलर नेचर एंड टाइप। सिमिलर नेचर एंड टाइप का होना चाहिए। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन शुड बी रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। आपने जो भी बेसिस लिया होगा, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ओपन एंड, दैट शुड बी रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने तक के सेम रहना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑब्जर्वेशन शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कि बेसिकली आप डेटा को क्लासिफाई करके, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डेटा क्लासिफिकेशन का, उसको ध्यान में रखते हुए आपने क्लासिफिकेशन को सिलेक्ट करना चाहिए, कि वो बेसिस पे आपने क्लासिफिकेशन को सिलेक्ट करना चाहिए। द क्लासिफिकेशन शुड हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन इटसेल्फ सो दैट इट मे बी चेंज्ड इफ रिक्वायर्ड। जैसे मैंने अभी बोला ना कि यहाँ पे कंडीशंस नहीं रहती थी, अभी अपने करंट वाले क्वेश्चन में अगर कंडीशन नहीं रहती थी 9 क्लासेस की एंड 100 क्लास लेंथ की, तो हमने लास्ट क्लास को ही 700 to 900 बना दिया रहता था। तो आपका जो भी क्लासिफिकेशन रहता है इट शुड बी फ्लेक्सिबल, सो दैट अगर रिक्वायर्ड रहा तो हम उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकें, उसके हिसाब से होना चाहिए। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द नेचर ऑफ डेटा शुड बी कोरिलेट टू ईच अदर। कि नेचर ऑफ डेटा, डेटा का नेचर जो है एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो एक में से कोरिलेट होना चाहिए। कि आप क्लासिफिकेशन किस चीज़ के कर रहे हो, लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, या हाइट ऑफ द स्टूडेंट, उसके बेसिस पे आपने क्लासिफिकेशन लेना चाहिए। एंड नेचर ऑफ डेटा जो है वो दोनों भी एक में से प्रॉपरली कोरिलेट रहना चाहिए। एंड लास्टली द क्लासेस शुड बी ऑफ इक्वल विड्थ। जनरली क्लासेस शुड बी ऑफ इक्वल विड्थ। हम कभी भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम नॉर्मली क्लासेस जो है उसकी जो क्लास लेंथ है हम हमेशा इक्वल रखते हैं। देयर आर सम केसेस जहाँ पे अनइक्वल क्लास विड्थ भी रह सकती है, लाइक ऐसे भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। अगर कोई डेटा की रिक्वायरमेंट है तो लाइक 100 to 120, 120 to 200, 200 to 250, 250 to 300। अब ये कंटिन्यूस सीरीज है, ऊपर से एक्सक्लूसिव है, पर इसमें ऑल कैसे है अनइक्वल क्लास विड्थ, यानी इसका अगर आप क्लास लेंथ निकालोगे तो पहले का आएगा 20, दूसरे का आएगा 80, तीसरे का 50, फोर्थ का भी 50, ऐसा तो अलग अलग आ रहा है। बट we generally don't make classes of unequal width। जनरली हम अनइक्वल विड्थ वाले क्लासेस मेंटेन नहीं करते। ऑल क्लासेस शुड हैव इक्वल विड्थ, दैट इज द जनरल प्रोटोकॉल। कि जनरली सारे क्लासेस का जो विड्थ रहता है या क्लास लेंथ रहता है वो इक्वली रखा जाता है, ठीक है ना, फॉर सिंप्लिसिटी। एंड आगे अगर ज़रूरत पड़े, अगर डेटा की ज़रूरत पड़े तो ही रिस्पेक्टिव वे में अनइक्वल क्लास मेंटेन हो सकता है। बट जनरली सभी क्लासेस हैव इक्वल क्लास विड्थ या ऑल क्लासेस हैव इक्वल क्लास लेंथ, दैट्स इट। तो दिस वे द रूल्स टू बी फॉलोड रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन, जो हमने एक्चुअल में करते समय देख लिया था और अभी उसको पढ़ भी लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन वाला पार्ट एंड होता है। तो हमने अभी तक के कलेक्शन ऑफ डेटा देख लिया, उसके बाद क्या देखा, टैबुलेशन देखा, करेक्ट, टैबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन देख लिया अभी। एंड उसके बाद थोड़ा सा भी डेटा प्रेजेंटेशन के बारे में देख लेते, फिर उसके बाद आएंगे हम एनालिसिस के पार्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट इसमें हम अभी तुरंत डेटा प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है। अभी हमको मोड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन देखना है, जिसमें टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन आता है, टैबुलर प्रेजेंटेशन आता है एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आता है। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन तो सबको पता ही है कि जो पैराग्राफ वाइज एक्चुअल टेक्स्ट में जो लिखा जाता है दैट इज़ नथिंग बट टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, है ना। तो पैरा में लिखा रहता है, एक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो दिया रहता है दैट इज़ नथिंग बट टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टैबुलर के बारे में तो हमने
डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है टैबुलेशन के बारे में अच्छे तरीके से, 2-3 प्रॉब्लम्स किए, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो एंड इसको समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलरेडी हमने टैबुलेशन वी हैव डन दैट। नाउ लास्ट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो कुछ टाइप्स ऑफ डायग्राम्स जो है हमको यहाँ पे समझना है, तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बारे में जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ डायग्राम में बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, दैट इज 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ऐसे कुछ डायग्राम्स रहते हैं। देन पिक्टोग्राम्स भी आते हैं जहाँ पे पिक्चर्स का यूज़ होता है, एंड कार्टोग्राम्स भी आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पिक्टोग्राम्स की अगर बात करें तो पिक्टोग्राम्स यानी क्या, तो पिक्टोरियल सिंबल फॉर अ वर्ड और अ फ्रेज दैट इज कॉल्ड एज पिक्टोग्राम, जहाँ पे पिक्चर्स यूज़ किए जाते हैं, पिक्टोरियल सिंबल यूज़ किए जाते हैं फॉर वर्ड और फ्रेज, तो वहाँ पे बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज पिक्टोग्राम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राम बोलते हैं, ठीक है। अभी पिक्टोग्राम का यूज़ कैसा होता है, देखिए स्टोरी सुनिए कि आप जो है आप बैंगलोर में गए घूमने के लिए, है ना। बैंगलोर में बहुत बढ़िया सिटी है, एकदम मेट्रो सिटी है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने लायक। तो बैंगलोर में घूमने के लिए, और वहाँ पे साउथ इंडियन लैंग्वेज ज़्यादा चलता है बैंगलोर में, तो बैंगलोर में गए और वहाँ पे एक थिएटर में गए मूवी देखते हैं, मूवी वगैरह देखा, है ना। बीच में ब्रेक हुआ, ब्रेक में बाहर आए वॉशरूम में जाने के लिए, पब्लिक वॉशरूम यूज़ करने के लिए, और बाहर आए वहाँ पे 2 दरवाजे दिखे, ए एंड बी, 2 दरवाजे दिखे ए एंड बी, वहाँ पे लिखा था, ऐसे लिखा था, आंगड़ू आंगड़ू आंगड़ू, है ना, साउथ इंडियन लैंग्वेज में लिखा रहता ऐसे। अब आपको प्रॉब्लम जाएगा, आप कहाँ पे जाओगे, आप दरवाजे ए में जाओगे कि डोर बी में जाओगे, कौन से डोर में जाओगे, डोर ए में डोर बी में, ये तो नाटक हो जाएगा। आपको कैसा पता चलेगा कि कौन सा लेडीज़ है कौन सा जेंट्स है, कहाँ जाएंगे। तो आप वेट करते बैठेंगे क्या कि भाई कोई जाएगा तब अपन जाएंगे, ऐसा वेट करेंगे क्या। ओके, गलत इंसान कोई गलत इस पे गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ, है ना। अब अगर वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में लिख के रखा है तो आपको तो डेफिनेटली समझ नहीं वाला, बिकॉज आप साउथ इंडियन थोड़ी हो, तो आपको लैंग्वेज थोड़ी समझने की क्या लिखा हुआ है। तो वहाँ पे क्या निकालते, फिर पिक्चर्स निकालते, वहाँ पे पिक्टोग्राम रहता है। आपने देखा होगा बहुत बार पब्लिक वॉशरूम में वहाँ पे पिक्चर्स लगे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, आपके सामने लाइव पिक्चर्स निकल रहा हो, ये पाउट किया हुआ है, पाउट करने से समझ में आ रहा होगा किसका है करके, ये निकाल के रखा है, ठीक है। ये पिक्चर लगाया हुआ है दूसरे डोर पे, जो हमेशा हैप्पी रहते बॉयज़, ये लगा हुआ है। अभी आपको ये दोनों भी पिक्चर्स देख के समझ में आ रहा कि कहाँ पे जाना है, कि ये पाउट वाली इसमें जाना है कि नॉर्मल जो हैप्पी फेस है उसमें जाना है ना। बिकॉज ए वाला क्या है, ये हर का है, वहाँ पे लिख रहा था हर, वहाँ पे लिख रहा था हीज, है ना। अब यहाँ पे बेसिकली आप कभी भी देखोगे, आप कभी भी देखोगे तो पब्लिक जगह पे, पब्लिक प्लेस पे, वहाँ पे कभी ना कभी पिक्टोग्राम्स यूज़ किए जाते हैं। आपके ट्रैफिक के जो साइंस रहते हैं, डू नॉट ओवरटेक वगैरह, ये बाकी सारे साइन बोर्ड्स अलग अलग रहते हैं कि पिक्चर्स के यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ नथिंग बट पिक्टोग्राम्स वेर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय पिक्चर्स। सो कभी कभी पिक्टोग्राम्स भी बहुत हेल्पफुल रहता है, जहाँ पे हमको लोकल लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, वहाँ पे थ्रू पिक्चर्स, थ्रू पिक्टोग्राम्स वी गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग्स, और आप सही दरवाजे के इसमें जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पिक्टोग्राम्स के बारे में क्लियर है, ठीक है। देन आते हैं, तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ पिक्टोग्राम्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एनिमल हजार्ड, शार्प इंस्ट्रूमेंट हजार्ड, हीट हजार्ड, ऐसे अलग अलग यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहे हैं। या आपने देखा होगा रेडियो एक्टिव हजार्ड, बहुत बार आप कोई स्क्वायर पे बहुत ऐसे जो टेलीकम्युनिकेशन वाले पोल्स रहते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है रेडियो एक्टिव हजार्ड, ऐसे अलग अलग पिक्चर्स आप देखे होंगे। देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज कार्टोग्राम। कार्टोग्राम के बारे में देखते हैं, क्या बोला गया कार्टोग्राम के बारे में कि कार्टोग्राम यानी क्या, where a map on which statistical information is shown by diagrammatic presentation। ऐसा मैप जिसके ऊपर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन बताया है थ्रू डायग्रामेटिक फॉर्म के थ्रू, कि जैसे कार्टोग्राम का भी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे है, ये कार्टोग्राम है जहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन दिखाई है ना। और यहाँ पे अगर आप सीरीज दिखोगे तो दिस सीरीज नथिंग बट इंक्लूसिव सीरीज। अगर मैं इसको जूम करूँ, नहीं दिख रहा है, एक मिनट, हाँ अभी इसको मैं जूम करूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2000 ईयर के सेंसस के हिसाब से दिया हुआ है। तो ये देखेंगे आप, ये बराबर आपको इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, इंक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिखा है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ कार्टोग्राम, जहाँ पे मैप के ऊपर स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन दी हुई है थ्रू
यूज़ ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स को यूज़ करते हुए आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी दी हुई है। तो ये हो गया ये कार्टोग्राम, दिस इज कॉल्ड एज कार्टोग्राम। ठीक है, क्लियर है। अभी हम डायग्राम्स के बारे में बात करते हैं कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। आपने बहुत बार सुना होगा 1 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ये सारी चीज़ें सुना होगा। नाउ व्हाट डू मीन बाय 1 डायमेंशन? डायमेंशन यानी क्या होता है? सोचिए थोड़ा सा, आपने बचपन में भी 1 डायमेंशनल डायग्राम देखे होंगे, 2 डायमेंशनल लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, 3 डायमेंशनल क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, ये सारी चीज़ें देखे होंगे। तो डायमेंशन यानी क्या होता है? सोचिए, डायमेंशन यानी क्या? पहले डिसाइड करिए, आपको खुद के आंखों से, आपको खुद के आंखों से क्या दिखता है? 2D दिखता है कि 3D दिखता है? खुद के आंखों से आप 2D में देख सकते हो कि 3D में देख सकते हो? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, आप जो है वो जो मूवी देखते हो कोई भी, तो आप 2D में देखते हो कि 3D में देखते हो? आप अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो निकालते हो तो वो 2D में आता है कि 3D में आता है? तो मोबाइल फ़ोन से जो फ़ोटो देखते हो, निकालते हो, या जो मूवी देखते हो टीवी पे, टीवी स्क्रीन पे, आपके आईपैड पे या मोबाइल फ़ोन पे, जनरली 2D में देखते हो, है ना? बिकॉज उसका सिनेमेटोग्राफ जो है वो 2D में रिकॉर्डिंग किया हुआ रहता है, 2D कैमरे से रिकॉर्डिंग किया रहता है। तो 2D 3D क्या रहता है? आप कभी मल्टीप्लेक्स में गए होंगे, वहाँ पे कभी 5D देखा होगा, हैदराबाद में 12D है। तो ये रहता क्या है? 2D, 5D, 12D एक्सेट्रा। तो प्लीज़ थिंक अबाउट दैट कि क्या रहता है, और बताइए मुझे डायमेंशन यानी क्या, फिर उसके हिसाब से हम आगे बात करेंगे। हाँ, तो आपने सोच लिया क्या कि डायमेंशन यानी क्या होता है? लाइक 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन। चलिए देखते, डिस्कस करते थोड़ा सा कि जैसे लाइन डायग्राम आपने देखा होगा, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसमें हम लाइन डायग्राम निकालते हैं, है ना? अब ये क्या हो गया? 1 डायमेंशनल डायग्राम है। वाई इट इज कॉल्ड एज 1 डायमेंशनल? बिकॉज इसको एक ही डायरेक्शन है, लेंथ ही है। विड्थ है क्या? नहीं, इसको विड्थ रहती है क्या? नहीं, सिर्फ लेंथ ही रहती है। लेंथ, लेंथ ही रहती है, विड्थ नहीं रहती। सो दैट इज इट इज कॉल्ड एज 1 डायमेंशनल। देन 2 डायमेंशनल में आपने रेक्टेंगल देखा ही होगा, बहुत बार निकाला होगा। तो इट इज 2 डायमेंशनल। वाई? बिकॉज इसको लेंथ भी रहती है और विड्थ भी रहती है, 2 डायरेक्शन रहते हैं। एक लेंथ रहता है और विड्थ रहता है, विड्थ भी रहता है, लेंथ भी रहता है। सो दैट इज कॉल्ड एज 2 डायमेंशनल बिकॉज इट हैज 2 डायरेक्शन, लेंथ एंड विड्थ। ठीक है ना? क्यूब बहुत बार बचपन में निकाला होगा, शायद तक ऐसे निकाला होगा आपने क्यूब। अब इसको लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है ना? हाइट भी है, लेंथ भी है, विड्थ भी है। एक मिनट, लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, तो हो गया क्यूब। ठीक है ना? तब इसमें 3 डायरेक्शंस इन्वॉल्व है, लेंथ, हाइट एंड विड्थ। तो डायमेंशन वी कैन से इट एज डायरेक्शंस। ठीक है ना? उस बेसिस पे हम डायग्राम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि 1 डायमेंशनल में लाइन डायग्राम एंड बार डायग्राम आता है, 2 डायमेंशन में रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एक्सेट्रा। सर्कल, सर्कल 2 डायमेंशनल होता है क्या? डू यू थिंक सर्कल 2 डायमेंशनल होता है? कैसे, क्या? चलिए देखते हैं। ये सर्कल निकाल दिया, हाउ इट इज 2 डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल कैसा होगा? सोचिए सोचिए, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस, है ना? उसको एक्सटेंड करेंगे तो हो जाएगा डायमीटर। देन और एक डायमीटर निकालो, तो इसकी जो लेंथ एंड विड्थ जो है वो दोनों सेम रहती है। सर्कल की लेंथ एंड विड्थ ये दोनों सेम रहती है। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज 2 डायमेंशनल। वो कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसे भी पूछते विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज 2 डायमेंशनल। अब उसमें देंगे कि बार डायग्राम, देन पाई चार्ट, देन लाइन चार्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो 2 डायमेंशनल कौन सी होंगी? पाई चार्ट। पाई चार्ट यानी क्या है? आप सर्कल को ही तो डिवाइड करते हो ना, जैसे ये सर्कल निकला है,
पाई डायग्राम जैसे देखा होगा कभी आपने, पाई डायग्राम ये सर्कल निकाला है तो उसको सेक्टर वाइज डिवाइड करते हो कि ये सेक्टर, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, ऐसे उसको सेक्टर्स बोलते हैं, तब सर्कल को डिवाइड करते हो ना। सो पाई चार्ट इज नथिंग बट टू डायमेंशनल डायग्राम, बिकॉज सर्कल इज टू डायमेंशनल, इसलिए पाई चार्ट भी टू डायमेंशनल हो जाता है। ठीक है, तो डायमेंशंस के बेसिस पे हमको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को समझना है। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? बिकॉज जहाँ पे हमको मास कम्युनिकेशन करना है, मास कम्युनिकेशन ने बहुत सारे लोगों को एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है इन अ वेरी लिमिटेड टाइम, एकदम कम समय में हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, या कुछ कंपैरेटिव स्टडी करना है, बहुत सारे लोगों को मास कम्युनिकेशन करना है, या टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल के जो लोग हैं उनके पास टाइम बहुत कम रहता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या सीनियर मैनेजर्स है, उनके पास टाइम बहुत कम रहता है, तो दे डोंट गो फॉर एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, दे वांट समरी ऑफ द डेटा, उनको समरी चाहिए, और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं और क्विकली समझ भी सकते हैं, तो उसका फ़ायदा होता है। इसलिए हमको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ यूट्यूब से एप्पल कंपनी का, कि उनके वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में उनका वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का वो यूज़ करे, अलग अलग डायग्राम्स का यूज़ करे। कहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस में, प्रेजेंटेशंस में यू कैन यूज़ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन टू कन्वे इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी प्रॉपर वे एंड इन अ वेरी लेस टाइम, बहुत कम टाइम में आप इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे में कन्वे कर सकते हो, प्लस कंपेरेटिव स्टडी भी दिखा सकते हो। सो दैट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सो लेट अस सी वन वीडियो, एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं एंड उसके बाद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे। तो पहले हम उसका यूज़ कैसा किया जाता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। Let's get started with OS X and the Mac. We're shipping the best Macs in our history. If you look just in this last fiscal year, while the industry declined by 5%, Macs grew by 12%. That swelled our install base of Macs to over 80. अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डेविएशन बार डायग्राम का यूज़ किया गया है। दिस इज बार डायग्राम, बट इसमें डेविएशन बार डायग्राम यूज़ किया गया है कि जहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो -5% है, पर एप्पल का जो मैक है उसका जो ग्रोथ है वो 12% से। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है एप्पल कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज मैक, उसका ग्रोथ 12% पे है, एंड इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है वो -5% का ग्रोथ है। तो ये डेविएशन बार डायग्राम दिखा के मास कम्युनिकेशन किया जा रहा है, जहाँ पे कंप्यूटर स्टडी भी हो रहा है इंडस्ट्री वाइज, एंड एप्पल कंपनी का भी ग्रोथ का स्टडी कर रहे हैं वो, और वो शो कर रहे हैं इजीली। जहाँ पे 10,000 से लेके 15,000 लोग अटेंड करे वो कॉन्फ्रेंस को, प्लस लैक्स ऑफ पीपल आर वेयर अटेंडिंग ऑनलाइन, एंड उनको वो डेटा प्रेजेंट कर रहे इन अ डायग्रामेटिक वे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। That swelled our install base of Macs to over 80 million, which is a record for us. We're really proud of this. And of course, our latest release of OS X. अभी वो मैवरिक्स की बात करें, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक का, पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये 2013 एंड 14 की बात है, तो वो मैवरिक्स के बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं, देखिए। Mavericks has done really great. It had great features for power users, like power tabs and tags and enhanced support for multiple displays, advanced technologies for longer battery life and greater performance, and of course, new and improved apps. Just since its release in October, we've installed over 40 million copies of Mavericks. This is the most of a single release ever in Apple's history. अभी मैंने बोला कि 40 मिलियन कॉपीज़ को इंस्टॉल किया गया है बाय मैक यूजर्स, जो भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था मैवरिक्स का, तो 40 मिलियन कॉपीज़ को उन्होंने इंस्टॉल कर चुके हैं जो मैक यूजर्स है वो। अब उसका उन्होंने कंपैरिजन किया विंडोज़ के साथ, बिकॉज एप्पल कंपनी और विंडोज़ कंपनी दोनों भी एक में टशन में चलती है, एक में को टशन देती रहती है, ठीक है ना, दोनों भी एकदम कॉम्पिटिटर है एक में के। तो उसका उन्होंने कंपैरिजन दिखा है कि उनके ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या हाल हुआ उसके बारे में। Also, that makes over 50% of our install base working on our latest operating system. अब यहाँ पे पाई चार्ट के थ्रू बताया गया है कि जितने भी यूजर्स हैं मैक यूजर्स, उसमें से मोर देन 15% लोगों ने मैवरिक्स को अडॉप्ट कर लिया।
इट वाज लॉन्च इन अक्टूबर 2013, वहाँ पे नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, एंड ये 2014 मार्च में WWDC होल्ड हो रहा है। तो उसी में ही in within 6 months 51% of the Macs users have shifted to Mavericks operating system, that is new operating system। ठीक है, आगे देखते हैं। This is the fastest adoption ever of any PC operating system in history. Now, you may wonder how that compares to Windows. I knew somebody was going to ask, so I decided to make a chart. Well, as it turns out, Windows 8 shipped about a year before Mavericks, and it's at 14%. अभी उन्होंने यहाँ पे बोला है कि लेट अस कंपेयर विथ विंडोज़। विंडोज़ कंपनी का क्या हाल है? तो विंडोज़ ने 2012 में विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था अक्टूबर 2012, विच इज़ 1 ईयर बिफोर। ठीक है, एंड मार्च 2014 तक के जो है जस्ट 14% लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, या 14% लोगों ने, जितने भी टोटल विंडोज़ यूजर्स हैं तो उसमें से खाली 14% लोगों ने नए ऑपरेटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है। सो दिस इज़ द थिंग, है ना। तो यहाँ पे वो कंपेरेटिव स्टडी बता रहे हैं कि एप्पल का मैवरिक्स एंड विंडोज़ 8 उसका कैसा, उनके डिफरेंट जो अपने अपने रिस्पेक्टिव यूजर्स है उन्होंने कैसे अडॉप्शन किया ऑफ द न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके ऊपर से यू कैन ट्रस्ट ऑन योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम कि कौन सी कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा रोबस्ट है, उसके बारे में आपको पता चलता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपली कंपैरिजन भी दिखा रहे हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग इंडिविजुअल वैल्यूज़। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से एकदम कम समय में जो इन्फॉर्मेशन मास लेवल पे बताना है वो कन्वे कर रहे हैं इन अ वेरी प्रॉपर वे। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ये फ़ायदा होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से। क्लियर है? इसीलिए हमें थोड़ा बहुत डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बारे में जानना है, सो दैट आप आगे जाके जब खुद का पेपर प्रेजेंट करोगे या कुछ समरीज दोगे आप आगे टॉप लेवल मैनेजमेंट को, तो उस केस में आप प्रॉपर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख के उनको प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन कन्वे कर सके इन लेस टाइम, कम समय में। ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू विथ लाइन चार्ट। पहला हम डायग्राम पढ़ेंगे लाइन चार्ट। सो लाइन चार्ट होता क्या है? When data containing two sets of variables x and y is plotted on the graph using points x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। x1 को बोला जाता है एब्सिसा, y1 को बोला जाता है ऑर्डिनेट। ठीक है ना। x1 इज कॉल्ड एज एब्सिसा, y1 इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट, दोनों मिला के कोऑर्डिनेट्स, एंड कनेक्टेड यूजिंग लाइंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स। द ग्राफ सो ऑब्टेन्ड सो कॉल्ड एज लाइन चार्ट या लाइन डायग्राम भी उसको बोला जाता है। Line charts are one of the simplest ways to represent a continuously moving data. Usually, line charts are preferred to represent a data that has a time element, जिसमें time element आता है उसको represent करने के लिए basically हम line chart का ज़्यादा use करते हैं। There can be two kinds of line diagrams. One is simple line diagram where data is represented using lines, and another is histogram. दूसरा क्या है? histogram। तो हम पहले line diagram के बारे में बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले तो यहाँ पे आपको डेटा दिया है, आप देख सकते हो XYZ कंपनी के रेवेन्यू, कॉस्ट एंड मार्जिन दिए। रेवेन्यू मीन्स इनकम, कॉस्ट एंड कॉस्ट वो तो आपको पता है, मार्जिन मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट को दूसरा नाम है मार्जिन, प्रॉफिट को ही दूसरा नाम है मार्जिन। ठीक है ना। अब कि जैसे आप 2001 का डेटा देखोगे, यहाँ पे 5 रेवेन्यू था, 4 कॉस्ट आया, 1 मार्जिन हुआ। ठीक है ना। 6.5 नेक्स्ट ईयर में रेवेन्यू था, 5 कॉस्ट थी, 1.5 मार्जिन आ गया। 2004 में 23 रेवेन्यू हुआ, कॉस्ट 69, मार्जिन 7 की थी। एंड 2005 में 8 रेवेन्यू था, कॉस्ट 9 आई और लॉस हुआ -1 का, बिकॉज यहाँ पे आपका मार्जिन जो है वो नेगेटिव चला गया है। अब यहाँ पे टोटल कितने वैल्यूज है आप देख सकते हो, 5 साल का डेटा है, 5 साल का डेटा है, एंड 3 वेरिएबल है, कॉस्ट, मार्जिन एंड रेवेन्यू, ऐसे 3 वेरिएबल्स है, एंड 5 साल का डेटा। टोटल वैल्यूज कितनी होगी? 15। दे आर टोटल 15 वैल्यूज। अब इसको कंपेयर करना, वैसे देखा जाए हमने टेबल तो बना लिया, ठीक है ना, वैसे तो कंपेयर कर सकते हैं, पर इसको हम डायग्रामेटिकली और इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम उसको कंपेयर करना है और समझना भी और इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस चाहिए,
एकदम इजी वे में कंपैरिजन करने के हिसाब से, तो उसका डायग्राम बनाएंगे तो इजीली समझ जाता है। अब यहाँ पे समझ रहे हैं हमको कि ईयर 2004 में सबसे हाईएस्ट मार्जिन था। मार्जिन को हमने ग्रीन कलर से दिखाया, कॉस्ट को रेड कलर से दिखाया और रेवेन्यू को ब्लू कलर से दिखाया। तो रेवेन्यू सबसे हाईएस्ट था, देन उसके रिस्पेक्टिव कॉस्ट एंड मार्जिन उसके हिसाब से हाईएस्ट था, ठीक है ना। लेकिन 2005 में आपका रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट से नीचे चला गया। देखो यहाँ पे रेवेन्यू कॉस्ट से नीचे चला गया, कॉस्ट जो है रेड लाइन जो है वो ब्लू लाइन से ऊपर जा रही है, रेवेन्यू इनकम जो है कॉस्ट से कम हो गया। तो आपको ये ओरिजिन लाइन है, यहाँ पे दिख रही होंगी, ये ओरिजिन लाइन है, उससे नीचे मार्जिन चला गया, उसके नीचे मार्जिन। तो आपको 2005 में एक का लॉस है। ये एक यानी 1 रुपया नहीं है, $1 मिलियन, $1 मिलियन यहाँ पे यूनिट दिया ना, $1 मिलियन। तो ये हो गया कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 3 वेरिएबल्स रेवेन्यू कॉस्ट मार्जिन थ्रू लाइन चार्ट। नाउ दिस इज वन डायमेंशनल, यहाँ पे दिस लाइन इज वन डायमेंशनल, उसको लेंथ ही है, विड्थ थोड़ी है। इसको विड्थ है क्या, नहीं, इट इज वन डायमेंशनल डायग्राम, ठीक है, क्लियर है सभी को। नाउ यहाँ पे एक चीज आई थी, हिस्टोरियाग्राम। अब हिस्टोरियाग्राम यानी क्या होता है, so when the data is represented by drawing simple vertical lines where the length of the line represent the magnitude of the data, it is similar to bar diagram, that is similar to bar diagram। अब ये हिस्टोरियाग्राम होता क्या है वो देखते हैं। y एक्सिस x एक्सिस है, हमने पॉइंट्स प्लॉट किए वैल्यूज के हिसाब से और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की वहां से टुवर्ड्स x एक्सिस। सो दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोरियाग्राम। और एक चीज रहती है हिस्टोग्राम, दैट इज डिफरेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्टोरियाग्राम। सो दिस इज वन डायमेंशनल, अगेन यहाँ पे हम सीधा सीधा वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन डायमेंशनल डायग्राम, हिस्टोरियाग्राम ऑल्सो वन डायमेंशनल डायग्राम। तो लाइन चार्ट या हिस्टोरियाग्राम, आगे हम अभी बार डायग्राम भी देखने वाले हैं, ऑल 3 आर वन डायमेंशनल डायग्राम बिकॉज उसको एक ही डायरेक्शन है, दैट इज लेंथ, या इस केस में हाइट बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना, विड्थ नहीं है इसको, इसलिए इसको हम वन डायमेंशनल बोलते हैं, ठीक है। सो लाइन चार्ट के हमने समझ लिया लाइन चार्ट को। आगे बार डायग्राम। अब बार डायग्राम में भी फर्क है, अलग अलग प्रकार के बार डायग्राम आते हैं, बट द वर्ड when this word bar comes, that means it is one dimensional। क्यों? बिकॉज बार की कभी भी विड्थ जो है वो हमेशा फिक्स रहती है। ऑल तो बार डायग्राम में जो बार जो है, बार की जो विड्थ है वो हमेशा फिक्स रहती है, ओनली हाइट और लेंथ वेरीज। तो वो क्या रहता है उसके बारे में हम डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, और आगे फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ बार डायग्राम भी देखेंगे। उसके बाद हम हिस्टोग्राम की बात करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज अपन ने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस को स्टार्ट किया, डायमेंशंस के बारे में जाना, और बाकी जो है आगे का पार्ट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।